प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग दमादम की तारीख की किताब से भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख को हम समझ रहे थे। इसमें हमने इससे पहले की वीडियो हमने देखा था कि फ़न क्या है, फिर फ़न की अवामी रिवायतें क्या होती है, फ़न लतीफ़ क्या होता है। अब हम इस वीडियो के अंदर उसके अगले हिस्से को समझने वाले हैं। ये इस सिलसिले का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप इस हिस्से को समझ पाएँ। तो जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें और अपने नोट्स तैयार करें, सवालात के जवाबात लिखें, वीडियो को रोक रोक कर देखें, है ना। अपनी नोट्स तैयार करना आपको ज़रूरी है। याद रहे आप जमात दहम के तालिब इल्म हैं, तो छोटी छोटी बातों को समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। कब मुमकिन है जब आप वीडियो के साथ जुड़ेंगे और अपने नोट्स अपना काम तैयार करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं अगले हिस्से को। तो अगले हिस्से में हम लोग देखने वाले हैं चित्रखती की रिवायत। हम बसरी फ़नून से मुसव्विरी को समझ रहे हैं और मुसव्विरी के अंदर अवामी मुसव्विरी कौन सी होती है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत की कदीम रिवायतों में एक चित्रकथी की रिवायत भी मिलती है। चित्र यानी क्या? चित्र यानी तस्वीर, मराठी लफ्ज चित्र, और कथी कहते हैं कहने को। चित्रकथी या चित्र कथा जिसे हम कह सकते हैं कहानी को, तो कहानियों तस्वीरों के जरिए कहानी को कहने की रिवायत भारत में कदीम जमाने से मौजूद थी। उसी को हम क्या कहते हैं? चित्रकथी की रिवायत कहते हैं। इसका इसका रिवायत का जिक्र कहाँ मिलता है? तो चालुक्य हुकूमत में एक राजा सोमेश्वर थे, उनकी किताब है मानसोल्लास में इस बात का, चित्रकथी की रिवायत का जिक्र मिलता है। इसके अलावा जो भारत की कदीम जो किताबें हैं या कहानियां हैं, जिसे हम कहेंगे रामायण है, महाभारत की कहानियां हैं, इनको सुनाने की जो रिवायत है उसे भी चित्रकथी कहते हैं। यानी रामायण महाभारत में जो वाकयात हुए उसको तस्वीरों के जरिए सुनाया जाता था, उसकी कहानी को बयान किया जाता था, उसे चित्रकथी की रिवायत कहते हैं। तो चित्रकथी यानी क्या? कहानी को बयान करना। किसके जरिए? तस्वीर के जरिए। तो उस कहानी को बयान करने के लिए 30 से 50 तस्वीरों को इस्तेमाल किया जाता था। कहानी के जो वाकयात हैं तस्वीर के जरिए लोगों के सामने रखा जाते थे, उससे वो कहानी को मुकम्मल कर सक। ठीक है, तो चित्रकथी की इस रिवायत को और जो उनकी मजहबी किताबें हैं, पोथियां हैं, उस किताबें नहीं बल्कि उसको संभाल कर रखने के लिए पोथियों में संभाल कर रखा जाता था। ठीक है, अब आते हैं हम लतीफ़ फ़न मुसव्विरी की तरफ। लतीफ़ फ़न मुसव्विरी यानी क्या? हमने देखा है लतीफ़ फ़न मुसव्विरी से मुराद क्या होता है कि जहाँ पर आपको मखसूस तरबियत की ज़रूरत होती है, उसे हम लतीफ़ फ़न मुसव्विरी कहेंगे। तो दरअसल कदीम भारत का अगर अदब में, जो भारतीय अदब यानी क्या, जो कदीम नज़में हैं, रज़मिया नज़में हैं, इसके अलावा कहानियाँ हैं, किस्से हैं, ये सारी चीज़ें अदब के अंदर आती हैं। तो कदीम भारतीय अदब के अंदर कुल 64 फ़नों का जिक्र मिलता है। उसमें से एक एक मुसव्विरी की भी बात है जिसको आलेखम कहा जाता था। कदीम कदीम भारतीय अदब में एक आलेखम नाम के फन का जिक्र मिलता है, या उसको आलेख्य विद्या भी कहते हैं। आलेख मराठी लफ्ज है। आलेख, आलेख से मुराद क्या? खाका निगारी या मुसव्विरी। ठीक है, तो इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब क्या है कि भाई कदीम जमाने से ही मुसव्विरी की तरबियत दी जाती थी। आलेख्य विद्या यानी क्या? यानी मुसव्विरी की तालीम दी जाती थी। तो मुसव्विरी की तालीम जहाँ दी जा रही है, ये फ़न लतीफ़ के शोबे में ये आता है। तो जो खाका निगारी होती थी या तस्वीर बनाने की जो जो इल्म था जिसे आलेख्य विद्या कहते हैं, उसके 6 अहम पहलू माने गए थे। कौन कौन से 6 अहम पहलू हैं? उनके नाम है रूप, जज्बा, रंगों का इस्तेमाल, मुशाबिहत, हुस्न और तनासुब। ये 6 पहलुओं पर कोई भी तस्वीर को बनाया जाता था। समझ लीजिए किसी बर्तन की आप तस्वीर बना रहे हैं, तो बर्तन की तस्वीर बना रहे हैं तो उसका रूप होना चाहिए, उसकी शक्ल होना चाहिए, लगे कि वो बर्तन बना हुआ है। ठीक है, आप बर्तन को जब जाहिर कर रहे हैं तो कोई जज्बा तो नहीं, लेकिन अगर उसके उसके जरिए कुछ आप चीज बताना चाह रहे हैं तो वो है उस बर्तन को रंग देने के लिए रंगों का मुनासिब इस्तेमाल, कि वे रोशनी किधर है, गहरापन, हल्कापन रंगों का, वो इस्तेमाल किया जाता है। मुशाबिहत, जब आप कोई शक्ल बना रहे हैं बर्तन के अंदर, समझो आप एक प्लेट अगर बना रहे हैं तो आपकी बनाई हुई शक्ल भी मुशाबिहत होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर
खूबसूरती होनी चाहिए कि आपकी तस्वीर देखने वाला देखे, और तनासुब भी होना चाहिए। यानी अगर कोई आप समझ लीजिए एक जानवर की शक्ल बना रहे हैं, आप एक कुत्ते की शक्ल बना रहे हैं, तो कुत्ते के जो पैर, हाथ, चेहरा, उसका जिस्म, वो मुतनासिब होना चाहिए, तनासुब में होना चाहिए। तो फ़न लतीफ़ के ज़रिए या मुसव्विरी का जो फ़न लतीफ़ हुआ करता था, वो क़दीम ज़माने से आलेख्य विद्या की तरबियत दी जाती थी, सिखाया जाता था। तो क्या सिखाया गया उसमें? क़दीम मुसव्विरी के अंदर खाका निगारी के 6 अहम पहलू बताए गए हैं। कौन-कौन से हैं? आप यहाँ पर से समझ लीजिए उसे। ठीक है? इसके अलावा एक और रिवायत है हमारे पास फ़न मुसव्विरी की, जिसका शुमार फ़न लतीफ़ में ही किया जाता है, वो मुसग़्ग़र तस्वीर है। मुसग़्ग़र तस्वीर कब आई भारत के अंदर? जब भारत के जुनूबी हिस्सों में मुसलमानों की जब हुकूमत आई, उनके दौरे हुकूमत में मुसग़्ग़र तस्वीर बनाए जाने लगे, है ना? मुसग़्ग़र मतलब क्या? मुसग़्ग़र बनाए सग़ीर से, सग़ीर यानी छोटा, छोटी-छोटी तस्वीर बनाई जाती थी, और जिसे मसवदों में, जो क़लमी मसवदे हैं उसमें रखा जाता था, उसके साथ रखा जाता था। ठीक है? तो इसकी रिवायत है कहाँ से? मुस्लिम हुक्मरानों के साथ भारत में है। तो मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर हुकूमत में ये मुसग़्ग़र तस्वीर कशी का ज़्यादा से ज़्यादा आगाज़ हुआ। उस पर ईरान की जो तहज़ीब है उसका ज़्यादा असर भी मिलता है। देखिए ऐसी एक मुसग़्ग़र तस्वीर पुराने ज़माने की, उसकी एक यहाँ पर मिसाल है। ठीक है? उसके बाद फिर फ़न लतीफ़ के अंदर, भारत के अंदर मुस्लिम हुक्मरानों के बाद देखो 2 हिस्से आपने देखे, क़दीम क़दीम फ़न मुसव्विरी आलेख्य विद्या हमने देखा, उसके बाद फिर अहद वस्ता में हमने देखा। अब जदीद दौर के अंदर भारत के अंदर यूरोपी तर्ज़ मुसव्विरी की भी क्या है? रिवायतें मौजूद हैं। यूरोपी तर्ज़ मुसव्विरी कब आई भारत में? जब भारत के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, बरतानवी दौर हुकूमत था, तो उस पर भी उस दौर में भी मुसव्विरी हमारे पास भारतीय फ़न के तौर पर मौजूद थी, लेकिन उस मुसव्विरी पर यूरोपी तर्ज की जो है छाप नज़र आती है, क्योंकि अंग्रेज आए यहाँ पर, वो अपने साथ अपना इल्म लेकर आए मुसव्विरी का, तो उसकी छाप भी यहाँ पर नज़र आती है। तो जब भारत में महाराष्ट्र में खासकर मराठों की हुकूमत थी, पूना के अंदर शनिवार वाला एक तारीखी इमारत है देखिए, तो वहाँ के जो बादशाह थे उस ज़माने के, सवाई माधवराव पेशवा, उनके ज़माने में एक मदरसा फ़न कायम हुआ। कहाँ पर हुआ? शनिवार वाड़े में। मदरसा फ़न कायम हुआ मतलब जहाँ पर फ़नून की क्या दी जाती थी? तालीम दी जाती थी। उस मदरसे की क़यादत यानी उसकी लीडरशिप किसके पास थी? एक मुसव्विर के पास थी, जिसका नाम था जेम्स वेल्स। वो स्कॉटिश मुसव्विर थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले लोगों को स्कॉटिश कहते हैं। तो जेम्स वेल ने उसकी क़यादत की। तो जेम्स वेल जो है उस स्कूल के सरबराह थे। तो उन्होंने क्या किया? वो भी खुद एक मुसव्विर थे। उन्होंने स्वामी माधवराव, जो पेशवा उस दौर की, जिसकी हुकूमत उस ज़माने में थी, और नाना फडणवीस, इनकी कई तस्वीरें उन्होंने क्या बनाई थी। ठीक है? तो जेम्स वेल के साथ एक और जो है मुसव्विर ने तरबियत हासिल की, जो अपने मुकामी थे, जिसका नाम था, मराठा मुसव्विर थे वो, जिनका नाम था गंगाधर तांबट। इन्होंने जेम्स वेल के पास तरबियत हासिल की, काम किया, और गंगाधर तांबट ने एलोरा और कार्ला के गारों की तस्वीरें बनाई। ठीक है? कहाँ पर हैं ये तस्वीरें? आज भी अमेरिका के वेल्स यूनिवर्सिटी में मौजूद है। देखिए, अमेरिका के वेल्स यूनिवर्सिटी में ये गंगाधर तांबट की तस्वीर आज भी महफूज है। ऐसी तस्वीर उन्होंने बनाई उस जमाने में, किसकी रहबरी में? जेम्स वेल्स की रहनुमाई में उन्होंने बनाई। इसके बाद क्या हुआ? मुसव्विरी की तारीख पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? फन लतीफ पढ़ रहे हैं, मुसव्विरी फन लतीफ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर तरबियत की जरूरत थी, मुसव्विरी सीखी गई। तो भारत के अंदर 1857 में मुसव्विरी के अंदर एक बड़ा कदम लिया गया, जिसे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कायम किया गया, है ना? कहाँ पर कायम है? ये मुंबई में कायम किया गया। आज भी वो इदारा वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है? मुसव्विरी की और संग तराशी की जो है तालीम दी जाती थी। ठीक है? अब यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं वो बड़े मुसव्विर बनते हैं। तो भारत की तारीख में जितने भी नामवर बड़े-बड़े मुसव्विर हो चुके हैं, वो इस इदारे से तालीम हासिल करे हुए हैं, है ना? जिसमें कौन नाम दिया गया है? देखिए, प्रेस्टन जी बर्मन जी ने वहाँ पर अजंता के गारों की तस्वीरी मॉडल बनाए थे, इसी स्कूल में पढ़ते हुए। अजंता के गार तो वहाँ नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक तस्वीरी मॉडल वहाँ पर बनाए थे। ठीक है? तो मुसव्विरी के ताल्लुक से हम लोगों ने पढ़ा, मुसव्विरी के बारे में आपको शायद समझ में आया हो गया। 2-3 चीज़ें उसमें याद रखने की हैं। कदीम भारत के अंदर अवामी रिवायतें थी, जिसमें हमने देखा चित्रकथी की रिवायत थी, है ना? उसके बाद हम लोग देखें कि जब फ़न लतीफ़ की, मुसव्विरी की फ़न लतीफ़ की बात आती है, फ़न लतीफ़ हम जिसे कहते हैं, जहाँ पर तरबियत की बात आती है,
तो तरबियत के जरिए सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? आलेख्य विद्या से कदीम ज़माने के अंदर बात आई। फिर अहद वस्ता में जब मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसग़र तसावीर की बात आई। उसके बाद यूरोपीय दौर में हमारे पास शनिवार वाड़े में क्या हो गया? मदरसे फ़न कायम हो गया जेम्स विल्स की क़यादत में। फिर उसके बाद हमारे पास जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का क़याम हुआ मुंबई के अंदर। तो इस तरीके से बसरी उलूम में मुसव्विरी की एक अपनी तारीख है। अब बात करते हैं हम संग तराशी की। संग तराशी यानी क्या? दो लफ्ज, मुरक्कब लफ्ज है। संग पत्थर को कहते हैं, तराशी यानी पत्थर को तराशना। ठीक है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये संग तराशी के नमूने हैं, मिसालें हैं। तो संग तराशी दरअसल सेबादी फन है। सेबादी बोले तो क्या? उसके तीनों आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसको क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सी चीजों का, संग तराशी में कौन कौन सी बातों का आती है? पत्थर को तराशने की बात नहीं आती, यानी मुजस्समा साजी तो आती है, लेकिन बर्तनों पर नक्श करना, है ना, पत्थर की सीने तराशना या कुंदा करना, या पत्थर या धात का इस्तेमाल किया जाना, ये सब संग तराशी के अंदर इन चीजों का क्या होता है? शुमार किया जाता है। ठीक है, तो एलोरा है हमारे पास यहाँ औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के अंदर। तो उसमें कैलाश गार है। तो एक पूरी पूरी एक बड़े पत्थर से क्या हुआ है? वो तराशा हुआ है। ठीक है, तो उस वो एक बेनजीर है, उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो संग तराशी के नमूने कदीम जमाने से भारत के अंदर मौजूद है। इसके साथ ही जो अशोक की लाट थी सारनाथ की जगह पर मौजूद है। तो उसके ऊपरी हिस्से के जो ये चार शेर हैं, हमको तीन ही नजर आते थे, एक शेर पीछे के हिस्से में समझ लीजिए, है ना। तो ये जो चार शेर हैं, ये दरअसल क्या है? भारत का कौमी निशान भी तस्लीम किया गया। तो ये भी एक संग तराशी की क्या है? मिसाल है। तो अब हमको देखना है कि भारत में अवामी संग तराशी की रिवायतें क्या क्या हैं। तो भारत की कदीम रिवायतें हैं, हम उसको वैसे देखेंगे। अवामी फ़न के क्या क्या मिसालें, तीन चीज़ों से हम उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो भारत की जो कदीम रिवायत है, उसमें मिट्टी और पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी। भारत के अंदर मूर्तियों की पूजा का रिवाज था, तो इन पत्थर की मूर्तियां बना के उनकी पूजा करने की रिवायत थी। ठीक है, अब अगर अवामी फ़न संग तराशी की अगर बात ले लें, तो उसमें गणेश की मूर्तियां, गणपति की मूर्तियां बनाई जाती थी। ड्रामों के लिए मुखौटे बनाए जाते थे। ठीक है, आदिवासियों की संग तराशी की अगर मिसाल लें, तो अनाज की कोठड़ियां बनाई जाती थी। अनाज की कोठड़ियां जो बनाते पत्थर से बनाई जाती थी, तराश के बनाई जाती थी, उसमें अनाज को महफूज रखा जाता था। इसके अलावा यादगारें बनाई जाती थी। एक पत्थर लगा दिया जाता था किसी की यादगार में, और उसके ऊपर लिखा जाता था उनका नाम या उनकी वफात, विलादत, उनके काम। तो इस तरीके से यादगारें भी मौजूद हैं। तो उसको हम अवामी संग तराशी के जुमरे में हम क्या करते हैं? उसको उसको शुमार करते हैं। अब दूसरी बात आती, फन लतीफ की बात आती है। फन लतीफ यानी क्लासिकी संगे, फन संगे तराशी है। तो अब ये सीखने वाली बात है, तरबियत की बात है। देखिए, तो अगर आप पुराने ज़माने के अंदर देखेंगे, तो पुराने ज़माने में हड़प्पा की जो तहजीब थी, हमने देखा है सिंध की जो तहजीब थी, तो उसमें सिक्के, मुजस्समे, संग तराशी की मिसालें मिली हैं। पत्थरों को तराश कर मुजस्समे ज़माने बनाने का जो रिवायत है हमारे पास, वो कदीम ज़माने से है। अशोक जो बादशाह थे उनके ज़माने से है। ठीक है, तो ऐसे सम्राट अशोक के भी ज़माने में कई कई मर्तबा मूर्तियां, मुजस्समों के अलावा स्तूप बनाते थे, स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, अब अगर भारत के बाहर अगर आप देखेंगे, तो इंडोनेशिया में भी क्या है? बोरदो बद्रो का एक स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। उसे कब बनाया गया? 8वीं सदी ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, यूनेस्को ने 1991 में से आलमी विरसे का दर्जा दिया। ये स्तूप ऐसे हुआ करते थे, देखिए तस्वीर देखिए। तो अब इसके लिए बाज़ाब्ता ट्रेनिंग की जरूरत है ना। ये अवामी तर्ज में इसका शुमार होता है कि स्तूपों का नहीं होता। ठीक है, इसको हम क्लासिकी फन मुजस्समा साजी की या संग तराशी की मिसाल देते हैं। तो अब भारत में इल्म मुजस्समा साजी की दो रिवायत है। एक खंदार रिवायत कहलाई जाती, और एक मथुरा तर्ज कहलाया जाता। अब खंदार रिवायत जो है कहाँ से आई है? अफगानिस्तान के करीब वजूद में आया। अफगानिस्तान का एक शहर है खंदार, वहां से ये रिवायत हमारे पास आई है। ठीक है, पर ईरान के और यूनानी संग तराशी के भी असरात हैं। ये कब तरक्की पाया? देखिए, तारीख की दूसरी सदी ईस्वी में तरक्की पाया। दूसरी सदी ईस्वी मतलब क्या है? दूसरी सदी ईस्वी मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 200 साल बाद। बहुत पुरानी बात चल रही है। ठीक है, तो जब से हमारे पास भारत में इल्म मुजस्समा साजी। मथुरा तर्ज यानी क्या? मुकामी और खंदार तर्ज के इंतजार से, यानी जब ये अफगानिस्तान से आया हमारे पास,
जिस पर यूनानी और ईरान के असरात थे। लेकिन भारत के लोगों के पास भी संग तराशी या मुजस्समा साजी का जो है हुनर था। तो यहाँ से भी कुछ सीखे खंदार तर्ज से और मुकामी तर्ज, ये दोनों को मिलाकर एक नया फन मुजस्समा साजी हमारे पास आया, उसको मथुरा तर्ज कहा जाता है। ठीक है, और मथुरा तर्ज से ही भारतीय मुजस्समा साजी की क्या होती है, बुनियाद होती है। ठीक है, तो फन तामीरात और मुजस्समा साजी का क्या ताल्लुक है। फन तामीरात जो है, पहले आज आप लोग ईंट पत्थर से बनाई जाती हैं इमारतें, है ना, उस जमाने में पत्थरों को तराश कर ही इमारतें बनाई जाती थी। तो इसलिए फन तामीरात और मुजस्समा साजी का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो उसके अंदर किसका शुमार होता है, तो भारत के गार है। भारत में कई गार पहाड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कब बनाए गए, भारत में तराशीदा गारों की शुरुआत कब हुई, जैसा अभी बताया मैंने, पहली कब्ल मसीह में हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम से, उनसे पैदाइश से पहली सदी में 100 साल पहले ही यहाँ पर भारत में शुरू हुआ। इतने पुराने गार हैं हमारे पास। ठीक है, तो गार भी क्या है, मुजस्समा साजी का ही एक नमूना है। क्यों उसको मुजस्समा साजी का नमूना कहा गया, इसलिए कहा गया कि उसको भी पत्थरों को तराश के बनाए गए। एलोरा के मंदिर की बात आप ले लीजिए। ठीक है, तो अब गार कैसे बनाए जाते थे, तो गार के लिए एक बाबुल दाखिला होता था, जहाँ गार के अंदर जाने के लिए फिर अंदरूनी सुतून होते थे 4, फिर एक उसके अंदर मूर्ति रखी गई है। अगर आप कभी गार देखने के लिए जाएंगे अजंता एलोरा के, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो गार की दीवारों पर, छत पर भी क्या की जाती थी, तस्वीरें बनाई जाती थी, मुजस्समे बनाए जाते थे। तो भारत के अंदर अजंता और एलोरा के जो गार हैं, वो आलमी विरसे की अहमियत के हामिल है। 1983 में उसको आलमी विरसे का दर्जा दिया गया है। तो गारों के अंदर क्या है, बाबुल दाखिला, पहले गेट बनाया जाता था, फिर अंदर सुतून बनाए जाते थे, फिर उसके अंदर मूर्ति रखी गई। ऐसी एलोरा और अजंता के गार बने हुए। ये देखिए आप, ये अगर तस्वीर देख पा रहे हैं, तो ये अजंता के गार है। ऊपर पहाड़ नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन पहाड़ को तराश कर ये पूरे के पूरे गार बने हुए हैं। देखिए, तो ये इस तरीके से गार का बाबुल दाखिला हुआ करता था। इस तस्वीर को देख के आप समझ लीजिए, बाबुल दाखिला यानी बाब कहते हैं दरवाजे को। तो गार में दाखिल होने का जो दरवाजा था वो बाबुल दाखिला कहलाता था। ठीक है, इसके बाद ये एलोरा के गार है। तो पत्थरों को, एक ही पत्थर को तराश कर क्या किया गया, बनाया गया, पूरी गार बनाई गई, उसकी की मूर्ति बनाई गई, बाबुल दाखिला बनाया गया। तो इसीलिए गारों को भी क्या कहा जाता है, मुजस्समा साजी की ही मिसाल कहा जाता है। तो भारत में ऐसे गार एलोरा अजंता के अलावा और कई जगह पर ऐसे गार मौजूद हैं। भारत के अंदर मुजस्समा साजी की अगर दूसरी अगर हम मिसाल देंगे, या फन तामीरात में और मुजस्समा साजी के ताल्लुक अगर हम कायम कर रहे हैं, इनका मुताला अगर हमको करना है, तो भारत के मंदिर भी इसकी मिसाल है। देखिए, मंदिर जो कदीम ज़माने से भारत के अंदर बने हुए हैं, इस तरीके से पत्थरों को तराश कर ही पूरे के पूरा एक मंदिर बनाया जाता था। ठीक है, अलग अलग किस्म के मंदिर हैं, उनकी भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो कब भारत में मंदिरों का तामीर का आगाज कब हुआ, 4वीं सदी ईस्वी में हुआ। एक बादशाह, एक दौर था गुप्त खानदानों की, जब भारत में हुकूमत थी, उस जमाने से हुआ। ठीक है, तो गुप्त खानदानों में जो मंदिर बनाए जाते थे, उसमें गाभा होता था, जहां पर मूर्ति रखने के लिए जो जगह होती है। अभी भी जो मंदिर बनी है उनके अंदर गाभा होता है, जिसके अंदर बीचों बीच मूर्ति रखी जाती है। ठीक है, और उसके गाभे से पहले एक बरामदा भी मंदिरों के अंदर बनाया जाता था, है ना, 4 सुतून उसमें लगाए जाते थे। बैठने के लिए वो जगह हुआ करती थी, और गाभा के अंदर क्या होती, मूर्ति होती थी। ठीक है, तो गुप्त दौर में जो मंदिर बने, इस तरीके के मंदिर बने। अब 8वीं सदी ईस्वी आते आते कब से शुरू हुआ बोले, 4वीं सदी ईस्वी से भारत में मंदिरों का बनने, तो 400 साल तक भारत में मंदिरों की तामीर का जो फन था बहुत तरक्की पा चुका था। अलग अलग किस्म के मंदिर बनाए जाते थे। इसकी एक मिसाल कैलाश का भी मंदिर है। ठीक है, अहद वस्ता जब भारत में मुसलमानों की हुकूमत आई, तो उस जमाने के अंदर भी कई मंदिर बनाए गए, लेकिन अब वहां पर तर्ज तामीर क्या है, उस जमाने के हिसाब से ये हुआ। ठीक है, शुमाली भारत के अंदर भी मंदिरों की 2 किस्में हैं, एक नागरा और जुनूबी भारत के अंदर द्राविड़िया। 2 अलग अलग किस्म के मंदिर हैं, यानी शुमाली भारत की एक अलग तहजीब है, जनूबी भारत की एक अलग तहजीब है। तो वहां पर भी मंदिरों की क्या है, अलग अलग तरीके से तामीर की जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के जो मंदिर हैं वो भी मुजस्समा साजी की एक अलग मिसाल है। मंदिरों की एक किस्म में आता है हेमाड़ पंथी मंदिर। कौन से मंदिर,
हेमाड़पंथी मंदिर। ये हेमाड़पंथी मंदिर की क्या खसूसियात हैं, तो देखिए उसकी अहम चीजें इसके अंदर आप याद रखिए। मुरब्बा नुमा होती थी, उसकी शक्ल कैसी रहती, मुरब्बा नुमा या तारा नुमा रहती थी। ठीक है, तारा नुमा जो मंदिर होता था उसको, उसकी दीवारों को कई गोशों में तकसीम किया जाता था। गोशे मतलब क्या, गोशे मतलब कोने, बाहर की जो दीवार, जैसे आप देखिए हिमाल मंदिर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तो इसको भी बाहरी दीवारों को कई कोनों में क्या हुआ, कट करके तराश के क्या कहे इसमें बनाए गए। ठीक है, अब उस जमाने में भी पत्थर को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल होता था, लेकिन हेमाड़पंथी जो मंदिर होते हैं उसमें चूने का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि पत्थरों में ही एक दूसरे को फंसा दिया जाता था, है ना। जैसे लकड़ी, अगर फर्नीचर बनाते हुए आप देखे होंगे, लकड़ी को क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही पत्थरों को शिगाव बनाकर, पत्थरों में सुराख करके ऐसे फांस डालकर एक दूसरे में पत्थरों को ये हेमाड़पंथी मंदिर की खास बात है। महाराष्ट्र में खासकर बहुत सारे हेमाड़पंथी मंदिर क्या होते हैं, नजर आते हैं। जैसे मुंबई में अगर आप देखेंगे तो अंबरनाथ में एक अम्बरेश्वर मंदिर है, नासिक के करीब सिन्नर में गोंदेश्वर और हिंगोली का औंडा नागनाथ है। यहाँ पर हेमाड़पंथी तर्ज के मंदिर बने हुए हैं। तो भारत के जो मंदिर हैं वो मंदिर भी किस बात की, मुजस्समा साजी की क्या है, एक उम्दा मिसाल है। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके अंदर बहुत सारी मालूमात है। वीडियो को रुकाकर आप नोट्स लिखिए, जब नोट्स लिखते हुए समझते रहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि मुजस्समा साजी की भारत के अंदर क्या रिवायतें हैं, और इस रिवायतों को हमने समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया।